हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इनो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए, आज का वीडियो है आपका BEC 145 यानी कि इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था एज वन। ठीक है, ओके। तो चलिए देख लेते हैं। और ये इकोनॉमिक का है, इसमें थ्योरी है, तो बड़े आराम से मैं आपको ये पढ़ा सकती हूँ, राइट। तो इसमें जो पहला ब्लॉक है वो है स्वतंत्रता पश्चात आर्थिक विकास, जिसमें हम स्वतंत्रता प्राप्त के समय की अर्थव्यवस्था देखेंगे। यूनिट सेकंड में विकास प्रतिमान देखेंगे, और थर्ड यूनिट में संरचनात्मक परिवर्तन, फोर्थ यूनिट में संसाधन और संरोध। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। हालांकि वन वीडियो में इसे कंप्लीट करवाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी कि अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेती हूँ तो वन वीडियो में, चाहे वो लेंदी ही क्यों ना हो, बड़ा ही क्यों वीडियो ना हो, उसमें मैं कंप्लीट करवा दूं। अदरवाइज फिर दो वीडियोस के लेके आ जाऊंगी, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 कर दूंगी ब्लॉक 1 का। ठीक है, ओके। तो हमारा जो फर्स्ट ब्लॉक है वो है आपका स्वतंत्रता पश्चात आर्थिक विकास, ओके। यानी स्वतंत्रता के बाद भारत की आर्थिक विकास दशा कैसी रही है, ये इसमें हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखेंगे स्वतंत्रता पश्चात यानी प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। ठीक है, कृषि में, उद्योग में, मुद्रा और वित्तीय क्षेत्र, इन तीन क्षेत्रों में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता प्राप्त के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी और अवसंरचना की स्थिति भी कैसी थी। ठीक है ना। तो चलिए फिर यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्वतंत्रता प्राप्त के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, किन किन परेशानियों से इसको गुजरना पड़ा था। ठीक है, ओके। देखिए, हमें पता है कि स्वतंत्रता के पहले भारत पे अंग्रेजों का राज था, और यहाँ पर अंग्रेज शासन करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि वो यहाँ पे व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। लेकिन व्यापार करने के साथ साथ उन्होंने शासन किया और यहाँ बहुत लूटा खसोटा भारत को। जितना भी भारत का माल था, जो भी पूंजी थी, वो सब वो बाहर लेके गए इंग्लैंड में। तो स्वतंत्रता प्राप्त के बाद जो है भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित थी। ठीक है, और कह सकते हैं कि व्यापक दरिद्रता यानी गरीबी, दरिद्रता का मतलब गरीबी होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे गरीबी के पीछे जो निम्न प्रति व्यक्ति आय होती थी और जो निम्न राष्ट्रीय आय होती थी, प्रमुख कारण थे। तो गरीबी के मेन कारण क्या थे स्वतंत्रता प्राप्त के बाद? तो देखिए, यहाँ पे दो मेन कारण थे किसके, गरीबी के। एक तो ये था कि निम्न प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, और दूसरा निम्न राष्ट्रीय आय। मेन प्रमुख दो कारण थे। ठीक है ना, यानी किसकी, गरीबी के। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद गरीबी क्या हो सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछ ले, विशेषता में पूछ ले, तो विशेषता में आपको यही लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जानने के लिए, उसके विकास को जानने के लिए कि वो देश मतलब उस देश का जो विकास है वो विकसित देश में आता है या विकासशील देश में आता है, किस देश में आता है, तो उसके प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के हिसाब से देखा जाता है। यहाँ पर भारत जो था दोनों जगहों में बिल्कुल नीचा था। ठीक है, बहुत ही नीचे था। तो राष्ट्रीय आय का विवरण जो है न्याय उचित नहीं था, और अमीर व गरीब के बीच काफी गहरी खाई थी, क्योंकि स्वतंत्रता के पहले जो लोग थे, जनरली अंग्रेजों का राज था, तो किसानों की दशा यहाँ पे बहुत दयनीय थी। सिर्फ उनसे काम कराया जाता था, अन्न उगाया जाता था, श्रम के नाम पर उन्हें बहुत कम कुछ दिया जाता था। और वो जमींदार जो लोग होते थे, क्योंकि उनकी ऐसी व्यवस्था थी, जो हिस्ट्री जिनका सब्जेक्ट होगा वो जानते होंगे, तो वो ज्यादा यहाँ पे माला माल हो गए थे। तो यहाँ पे गरीब और अमीर की खाई एक पड़ चुकी थी। ठीक है, नींव पड़ चुकी थी। लोग अमीर से ज्यादा अमीर और गरीब बिल्कुल गरीब हो गए थे। तो जो मुट्ठी भर धनी व्यक्ति जो ब्रिटिश सरकार में सेवारत थे, जो ब्रिटिश सरकार में काम करते थे, वो उद्योग के स्वामी थे, जो मैंने आपको कहा ना, जमींदारी व्यवस्था जो चलाई जाती थी। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आय का अपेक्षाकृत बड़ा हिस्सा जो था वो उन लोगों को दिया जाता था, उन लोगों को मिलता था जो ब्रिटिश सरकार में सेवा कर रहे थे। ठीक है, जो धनी व्यक्ति थे। और जो निर्धन व्यक्ति थे वो अपेक्षाकृत छोटा भाग ही पा रहे थे। कि जो कृषक करते थे, जो भी उगाते थे, तो छोटा सा भाग उनको मिलता था। बड़ा भाग जो होता था वो जो ब्रिटिश सरकार में सेवा कर रहे लोग होते थे उनको मिलता था। आय का जो वितरण था वो भी यहाँ पर असमानता देखी गई थी, आय के वितरण में भी, और ये ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में देखी जाती थी। तो आय की वितरण की, अब देखिए मैं यहाँ पे आपको विशेषताएं भी निकाल के दे सकती हूँ। क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्त के पूर्व संध्या पर, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित थी, कैसे समझाइए और इसकी विशेषताएं लिखिए। यह भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी थी। ठीक है, राइट। या फिर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी थी। तो यदि स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पूछता है तो पहले आपको लिखना पड़ेगा निम्न राष्ट्रीय आय, निम्न प्रति व्यक्ति आय
और तीसरा आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तीसरा कर सकते हैं यहाँ पे थर्ड हो जाएगा आय वितरण की असमानता। ठीक है, जो ग्रामीण यानी कि गांव और शहरी दोनों क्षेत्रों में थी। तो अधिकांश जो जनसंख्या थी वो किस पे डिपेंड करती थी, वो कृषि करती थी, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती थी। हमारा भारत देश गाँवों का देश है और 80% जो जनसंख्या है वो खेती किसानी करती है, वो खेत पर कृषक पर जिंदा है। ठीक है, वो पहले भी हुआ करती थी और बहुत कम उद्योग अस्तित्व में थे। यहाँ पे उद्योग की यदि बात की जाए तो बहुत ही कम था, यानी औद्योगिकरण बहुत कम हुआ था स्वतंत्रता प्राप्ति तक। और यहाँ पर मुख्यतः उपभोज्य वस्तुएं बनती थी, जो उपभोग के हुआ करती थी, जो हमारे यूज के लिए हुआ करती थी, सिर्फ वही वस्तुएं उद्योग के माध्यम से बनाई जाती थी। ठीक है ना, तो मूल और मुख्य उद्योग गिनती में बहुत कम थे। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत ने विभिन्न युद्ध सामग्री व उपभोग वस्तुओं की आपूर्ति की थी, यानी कि दूसरे देशों को भेजा था। तो वास्तविक प्रौद्योगिकी विकास के अभाव और पूंजी की कमी के कारण भारतीय उद्योग जो है विश्व उद्योगपरांत वर्षों में अधिक विकसित नहीं हो पाए। तो जब एक रीजन और भी था यहाँ गरीब होने का देश का, वो मेन ये था कि जब प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध हुए थे तो यहाँ पे इंग्लैंड का शासक था। तो इंग्लैंड क्या किया कि उसने यहाँ के लोगों की वस्तुएं मतलब सेवा का उत्पादन कराता था और सामान वो बाहर भेजा करता था, जहाँ पे प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध हुए थे। तो इसकी वजह से पूंजी की कमी हो गई, पैसे की कमी हो गई, और जिसकी वजह से उद्योग जो है वो अधिक विकसित नहीं हो पाए थे। ठीक है ना, तो उद्योग देश में यंत्र समूह उत्पादन नगण्य था, यानी कि जो औद्योगिकरण होना चाहिए देश का, जो यहाँ पे मशीनीकरण होना चाहिए, नवीन उद्योग जो लगने चाहिए, वो जीरो था यहाँ पर। तो एकमात्र पूंजी उद्योग इस्पात था और लगभग 9 लाख टन उत्पादन कर सकता था। तो पूंजी उद्योग की यदि हम बात करते हैं तो उद्योग एक था, वो भी उद्योग इस्पात था, और जो 9 लाख, तो 9 लाख आप छोड़ दीजिए। देश के पास प्राकृतिक संसाधनों का भंडार तो बहुत था, लेकिन ये संसाधन बहुत अल्प प्रयुक्त थे, यानी बहुत, या फिर प्रयुक्त थे, अप्रयुक्त थे। अल्प प्रयुक्त, अप्रयुक्त, यानी ऐसे संसाधन थे जो कुछ टाइम के लिए आप यूज कर लो तो खत्म हो जाते थे, या फिर वो होते ही नहीं थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेरोजगारी, निर्धनता और भूख जैसी चीजें भी भारत देश में देखने को मिली थी। किसके बाद, स्वतंत्रता के बाद। ठीक है ना, तो अकाल और भूख जो थी यहाँ की आम समस्या हो गई थी, लोग भूखमरी से, और खाद्यान्न का भी अभाव हो गया था। ठीक है ना, तो ये भी लोगों को देखने पड़े, लोगों को इनसे गुजरना पड़ा था। और जो गरीबी का दुष्चक्र है दर वर्ष दर जारी रहा, यानी आगे चल के भी ये गरीबी लोगों को यहाँ भारत देश में देखनी पड़ी थी। ठीक है ना, और लगभग 40% जनसंख्या जो है गरीबी रेखा के नीचे जी रही थी। ठीक है, ओके। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि इतनी धीमी थी, विकास इतना धीमा था कि इसे निश्चल कहा जाता था। ठीक है ना, निश्चल कहा जाता था। और आम आदमी की सबसे बड़ी लड़ाई भूख और व्यापक रोगों से थी, क्योंकि प्लेग वगैरह भी, हैजा वगैरह भी बहुत फैलते थे। डॉक्टरी क्षेत्र में भी, चिकित्सा क्षेत्र में भी कुछ ज्यादा वो नहीं था, विकास नहीं हुआ था। ठीक है ना, और अकाल था ही, तो यहाँ पर भूख के साथ साथ में रोगों से भी सामना लोगों को करना पड़ा था। तो स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य विकास जो थे ये बहुत कम ही थे, बहुत निचले दर्जे पर थे, यानी बहुत कम थे। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक लक्षणों का क्षेत्रवार सूत्रपूर्ण विश्लेषण करते हैं। तो अब आगे नीचे हम देखेंगे। तो यदि आता है कि भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो आपको यही लिखना पड़ेगा, इसकी विशेषताएं बताइए, तो जो मैंने बताया वो लिख के एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अब एक एक चीज ले लेते हैं। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात आती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे पहले कृषि आता है, क्योंकि कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र था। हमारी भारत देश की जो जनसंख्या है 80%, 80% आबादी जो है कृषि पर निर्भर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 85% जनसंख्या स्वतंत्रता प्राप्त के समय 80 नहीं 85% जो जनसंख्या थी वो अपने आजीविका के लिए, जीविका का मतलब होता है पेट पालने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, वो किस पर निर्भर होती थी, कृषि पर निर्भर होती थी। लेकिन राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग 50% था। अब सोचने वाली बात है, 85% जो जनसंख्या थी वो कृषि पर निर्भर थी, लेकिन जब राष्ट्रीय आय की बात आ जाती है कि भारत के देश में क्या योगदान उसका हो रहा है, तो सिर्फ यहाँ पे 50% ही हो पाता था। ठीक है ना, तो रोपित क्षेत्र होते थे जो लगभग इतने करोड़ हेक्टेयर पे था, और देश के कुल दर्ज भू क्षेत्र का लगभग इतने प्रतिशत होता था।
तो यहाँ से आप ले सकते हैं। अब यहाँ से लिख दीजिए, ठीक है ना। अब 50% तक आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप ये पढ़ लीजिए कि खाद्य फसलें कुल कृषि के भूमि के 3/4 पर बोई जाती थी। जो खाद्य फसलें होती थी वो जो कृषि की भूमि होती थी उसके 3/4 भाग पर बोई जाती थी, और जबकि 1/4 नकदी फसल की खेती की प्रयोग की जाती थी। तो खाद्य फसलों का मतलब धान, चावल, गेहूं, ये सब चीजें जो हो जाती थी, ठीक है ना। और नकदी फसलें जिन्हें हम सीजनल होते थे, जिन्हें हम उगा करके बेचते हैं, पैसे कमाते थे, ठीक है ना। कपास वगैरह जैसे हो जाता है, मक्का वगैरह नकदी फसलों में आ जाता है। तो पैदा की जाने वाली महत्वपूर्ण खाद्य फसलें गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा आदि हुआ करती थी। और नकदी जो फसलें उस वक्त थी वो गन्ना, कपास और पटसन थी, ठीक है ना। 3 नकदी फसलें थी। तो भारत विश्व में कुल मूंगफली उत्पादन में 32%, पटसन में 41% और धान में 27% का भागीदार होता था। तो ये कृषि का आकलन यहाँ पे है किसके बाद, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद। और भारत विश्व में मूंगफली और गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश था उस वक्त, ठीक है ना। और इसका स्थान कपास में अमेरिका और चीन के बाद तीसरा स्थान होता था, ठीक है ना। तो उत्पादन कृषि के प्रति हेक्टेयर का आकलित किए जाने पर विश्व में सबसे कम में गिना जाता था। इतना कुछ होने के बाद भी अगर उत्पादन जो है कृषि के हिसाब से प्रति हेक्टेयर में देखा जाए तो उसके हिसाब से भारत का जो स्थान है वो बहुत कम होता था, ठीक है ना। अब क्यों, क्योंकि ब्रिटिश शासन काल में शिल्पकार व दस्तकार जैसे विभिन्न व्यवसाय जो थे इनके समर्थन के अभाव में सभी को अपने जीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहना पड़ता था। तो ब्रिटिश शासन काल में शिल्पकार, दस्तकार बहुत कम चलते थे। वो लोग जनरली लोगों से खेती ही कराते थे, कृषि कराते थे, क्योंकि उससे उनको बेनिफिट होता था, पैसा मिलता था किसको, ब्रिटिश शासन काल को। तो इसलिए शिल्पकार, दस्तकार बहुत कम देखने को मिलते थे। लोगों को जनरली अभी अपनी आजीविका के लिए, जीविकोपार्जन के लिए जो है कृषि पर डिपेंड होना पड़ता था, ठीक है ना। फिर जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने भारत में बहुत सारी भू राजस्व प्रणाली की विधियां अपनाई, ठीक है ना। किसानों से ऊंचा कर लिया जाता था, और किसान यदि कर नहीं चुका पाते थे तो उनकी जमीनें जो है जमींदार रख लिया करते थे। तो बहुत कुछ होता था, बहुत सी राजस्व प्रणालियां यहाँ पर प्रचलित थी, ठीक है। जैसे यहाँ पे भू राजस्व की 3 प्रणालियां प्रचलित थी। कौन सी, जमींदारी प्रथा पहली हो गई, जिसके तहत कुल भूमि का 58% आता था। रैतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, जिसके तहत भूमि का 38% आता था। और महलवाड़ी व्यवस्था जो मात्र 4% क्षेत्र में लागू थी। सोचिए, 3 भू राजस्व यानी भू से लगान कर वसूल करने का तरीका होता था। वो तरीके 3 थे। पहला था जमींदारी व्यवस्था, यानी कि यहाँ पे जमींदारों की निगरानी में पूरा काम हुआ करता था। जमींदार जो है किसानों से बहुत बड़ा प्रतिशत जो होता था कर लगान के रूप में लिया करते थे, इसलिए जमींदार अमीर हुआ करते थे, ठीक है। फिर रैतवाड़ी व्यवस्था बनाई गई। तो फिर जब लोगों को लगने लगा अंग्रेजों को कि किसानों के साथ जो है कर्नवालिस की रैतवाड़ी व्यवस्था थी, जब वो यहाँ पे आए उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हालांकि वो भी अंग्रेज के समर्थक थे, अंग्रेजों की दृष्टि से अंग्रेजों के हितों के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन थोड़ा सा इंडियन के बारे में भी सोचा। तो उन्होंने एक व्यवस्था जो है रखी, रैतवाड़ी व्यवस्था, और भूमि का 38% कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था आ गई। तो यहाँ पर भू राजस्व की जो 2 प्रणालियां थी उनमें कृषि की उर्वरकता यानी कि उपजाऊपन को सुधारने के लिए भी काम किया गया। जमींदारी जो व्यवस्था थी इसमें जमींदारों को सिर्फ लगान अर्थात भू राजस्व वसूलने से ही मतलब होता था। किसानों से वो राजस्व वसूला करते थे, ठीक है ना। और वो जबरन वसूला करते थे लगान, और जिसके पास उनके पास कुछ रह ही नहीं जाता था किसानों के पास, तो ज्यादा से ज्यादा गरीब हो जाते थे। और ऐसे में उनको बल्कि जो जमींदार होते थे और जो लोग होते थे उन लोगों से इनको कर लेना पड़ता था, ब्याज लेना पड़ता था, पैसे उधारी लेने पड़ते थे। और जब किसानी होती थी तो जमींदार को तो पैसे लगान के रूप में देना ही पड़ता था, और बचा हुआ वो जहां ब्याज लेते थे वहां पे दे देते थे, तो उनके पास कुछ बचता ही नहीं था। फिर कुछ क्षेत्रों में नहरों की भी व्यवस्था की गई थी सिंचाई के लिए, ठीक है ना, राइट, क्योंकि मात्र 14% ही जो है सिंचाई के लिए क्षेत्र सीमित रह गया था। तो पंजाब जैसे कुछ राज्यों में नहर सिंचाई प्रणाली शुरू की गई थी, ठीक है ना, ये आप कह सकते हैं। और भारतीय, क्योंकि एक उपेक्षा भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के लिए प्रमुख कारण है। जो यहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं की गई, खेती किसानी के लिए जो मेन चीज सिंचाई होती है कृषि के लिए, उसकी यहाँ पे व्यवस्था नहीं की गई। तो एक ये भी पिछड़ेपन का मेन कारण यहाँ पे है भारतीय कृषि का, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो हमने इसको कृषि को देख लिया, थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। अब यदि क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता प्राप्त के पूर्व संध्या पर, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद पर भारतीय कृषि निम्न की समस्याओं से ग्रसित थी, यानी
भारतीय कृषि की कौन कौन सी समस्याएं थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय कृषि की कौन कौन सी समस्याएं थी, तो फिर अब आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहला है प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन, यानी किसानों की जो आय थी वो क्या थी, वो कम थी। भू राजस्व की तुलनात्मक रूप से, यानी कि लगान उनसे ज्यादा वसूल किया जाता था, इसलिए किसानों के पास अपने साल भर के लिए भी अनाज नहीं बच पाता था, तो उनसे साल भर खाना भी होता था और साथ में साल भर के खर्चे भी निपटाने पड़ते थे। तो आय सीधी सी बात है, आप 100 में से 58-60% खुद ले लोगे तो 40% में किसानों का क्या होगा, और उसी से उनको खाना पीना सब चीज करना है और नई फसल की व्यवस्था भी करनी है। तो आय कम थी और भू राजस्व जो वसूला जाता था, लगान वसूला जाता था, कर वसूला जाता था, वो अधिक था। तो किसान अपने खेतों में निवेश करने की स्थिति में नहीं हो पाते थे, और यहाँ पे मिट्टी के लिए भी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं की गई थी, ठीक है ना। जैसे कि मिट्टियों को सुधारा जाए, उनका उपजाऊपन जो है वो बढ़ाया जाए, और कृषि में पानी की सिंचाई के लिए पानी की सुविधाएं यहाँ पर जो है प्रोत्साहित करना देना, सुविधा देना, ये कुछ भी ऐसे पहले नहीं था। तो यहाँ पर वही था, काटो और जलाओ जैसी पुरानी तकनीकें वो लोग अपनाते थे और मृदा के स्वास्थ्य में उपजाऊपन में सुधार करते थे, ठीक है, जो अब प्रचलन में नहीं है। तो कृषि आय बढ़ाने के लिए भी भूमि की अधिक आवश्यकता थी, परंतु किसान कुछ आय के लिए कोई भी जमीन पट्टे पर नहीं ले सकते थे, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी उनका बहुत कम होता था। फिर दूसरा क्या है, उत्पादन की पुरानी तकनीकें, कि जो किसानी की जाती थी, जो खेती वगैरह की जाती थी, वो पुरानी तकनीकों पर किया जाता था, यानी हल और काट के माध्यम से, लोहे के औजारों के माध्यम से, ठीक है ना। यानी कि स्टार्टिंग में तो हल और काट थे और बाद में लोहे के औजारों ने ले लिया। लेकिन ब्रिटिश शासनकाल के समय में जो कृषि में एकमात्र प्रौद्योगिकी उन्नत रही है वो यही थी कि सिंचाई के लिए कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर हुआ करती थी, ठीक है ना। अगर बारिश हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, फसल बर्बाद हो गई। लेकिन कुछ आगे चल करके उसमें सुधार किया गया, कुओं और नहरों से भी सिंचाई की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराई गई, ठीक है ना। खास तौर पे जो लाभ था वो पंजाब, मद्रास, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिंध वगैरह में मिलने लगा था। तो अपनी बंजर भूमि को खेती के काम में लगाने लगे थे वो लोग, जहाँ पे सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कर दी गई थी, किससे, नहर से और कुओं के माध्यम से, ठीक है ना। और स्वतंत्रता के समय देश के अधिकांश भागों में सिंचाई की सुविधाएं जो थी वो थी ही नहीं। तो इस तरह से उत्पादन की पुरानी तकनीकें जो थी, एक मेन समस्या थी, एक मेन कारण थी कि औद्योगिकरण नहीं किया गया, नई तकनीकों को अपनाया नहीं गया, तो उपज भी नहीं होती थी। फिर यहाँ पे तीसरा ले लेते हैं, तीसरी समस्या क्या थी, तो तीसरी समस्या थी कृषि के व्यापारीकरण का अभाव, यानी कि ब्रिटिश शासनकाल में गन्ना, कपास, पटसन, अफीम जैसी जो व्यापारिक फसलें थी उनको ज्यादा उगाया जाता था, ठीक है ना। फिर बाद में यहाँ पे वाणिज्यीकरण जब किया गया तो यहाँ पे सूती वस्त्र जैसे उद्योगों का भी सहारा लिया गया, नील है, सूती यानी कपास है, इसके ऊपर भी सहारा लिया गया और इसका भी यहाँ पर क्या किया गया, खेती की शुरुआत की गई, ठीक है ना। तो स्वतंत्रता प्राप्त के समय विभाजन के कारण पटसन की खेती का अधिकांश जो क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान को चला गया। तो ये तीन मेन यहाँ पे कारण है जो वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके हैं, क्वेश्चन यही है, स्वतंत्रता प्राप्त के पूर्व संध्या पर, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद पर भारतीय कृषि को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, या भारतीय अर्थव्यवस्था को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। विशेषताएं हम ऊपर बता के ही आ चुके हैं। ओके चलिए, फिर उद्योग के बारे में भी देख लीजिएगा, उद्योग धंधे भी, क्योंकि ज्यादा उद्योग थे नहीं, हम शुरू में ही पढ़ के आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रमुख उद्योग थे वो जनरली जो खनन के उद्योग थे, खनन में प्रमुख उद्योग कपास वस्त्र था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर भी क्षेत्रीय भिन्नता नजर आ जाती थी। अब कपास वस्त्र यानी कि सिर्फ वस्त्र भर से तो काम नहीं चलेगा, पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही थी। अब भारत जो है स्वतंत्र हो चुका था, तो सीधी सी बात है भारतीय उद्योग को संगठित यानी कि गठित करने का यहाँ पे प्रयास किया गया। तो कपास के साथ साथ में यहाँ पर चाय, कॉफी की जो बागानें थी, चीनी मिलों जैसे क्षेत्रों में इनको आगे बढ़ाया गया, ठीक है ना, राइट। और यहाँ पर हम और भी देख सकते हैं कि जो काम हाथ के माध्यम से किए जाते थे वो मशीनरी से यानी मशीन के माध्यम से होने लगे। तो जो मशीनरी निर्यात आयात वस्तुओं का कड़ा मुकाबला यहाँ पे भारतीय वस्तुओं को करना पड़ा था। प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में थे, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान खनिज उद्योग की वृद्धि दर निम्न नहीं थी। कोयले की जरूरत थी, रेलों को कोयले की जरूरत थी, कि देश में खनन के स्थान पर उनका आयात किया जा रहा था, यानी देश में उसकी पूर्ति करने की
बजाय उनको मंगवाया जा रहा था, बाहर से मंगवाया जा रहा था, ठीक है ना। ओके राइट। तो यहाँ पर भाई आप कोई चीज बाहर से मंगवाएंगे तो आपको तो पैसा देना पड़ेगा, तो पैसा देश का ही तो जा रहा था ना, ठीक है ना। आगे चलकर देश में खनन आरंभ किया गया, तो प्राकृतिक संसाधन थे लेकिन उनका उपभोग और उपयोग नहीं किया गया, ठीक है। उसी चीज को बाहर से मंगवाया जाता था, तो पैसे यहाँ पे ज्यादा जाते थे, ठीक है ना। तो उद्योग का आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। ओके राइट। मुद्रा और वित्तीय क्षेत्र, तो इसमें से मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका विशेषता और दूसरा जो हमने आपको एक चीज बताई है समस्याएं कौन कौन सी थी, वो वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है ना। स्वतंत्रता प्राप्त के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य अभिलक्षण क्या थे, तो अभिलक्षण वही है, जो विशेषताएं और लक्षण एक ही होते हैं, जो मैंने आपको बताया वो लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, सार संक्षेप यानी ये जो फर्स्ट ब्लॉक आप सही फर्स्ट यूनिट जो है वो यहाँ पर हो गया। देखिए यहाँ पर अगर अभिलक्षण विशेषता की बात आए तो भूख, भूखमरी, ये सभी चीजें आपको भारत में बेरोजगारी, ठीक है ना, साक्षरता दर निम्न थी, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंची थी, यानी जन्म दर ज्यादा हो रही थी, लोग मर नहीं रहे थे, और सॉरी मर भी रहे थे, मृत्यु दर मर भी रहे थे, और जन्म दर यानी कि जन्म भी ज्यादा हो रहा था, दोनों ऊंची थी, ठीक है ना, राइट। ओके चलिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या कहलाता है, अप्रकट बेरोजगार बेकारी भी कहा जाता है, यानी वो उस समय होती है जब श्रम बल के पास या तो काम ही ना हो या फिर उस तरीके से काम कर रहा हो उससे उसकी सीमांत उत्पादकता शून्य हो, यानी कि या तो जब बिल्कुल ही लोग बेरोजगार हो, कोई काम ना कर रहे हो, लेकिन यदि वो काम कर रहे हैं जो उनकी उत्पादकता होती है, यानी जो उत्पादन कर रहे हैं वो जीरो है, नगण्य है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ना तो अपना कुछ कर पा रहे हैं, ना देश के उसमें राष्ट्रीय आय में कोई योगदान दे पा रहे हैं, वो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है, ठीक है। अल्प रोजगार एक ऐसी स्थिति है जब श्रम बल का कोई भाग काम करने का इच्छुक तो होता है मगर उसे अपने कौशल, शिक्षा, क्षमता के अनुसार काम न मिल पा रहा, मजबूरी में लोग डिग्री ले लेके बैठ जाते हैं, फिर प्यून की जॉब करते हैं, तो क्या हो गया, कौशल शिक्षा का यहाँ पे उनको उनकी क्षमता के अनुसार काम तो नहीं मिल रहा, लेकिन मजबूरी में उनको करना पड़ रहा है, तो ये अल्प रोजगार कहलाता है। वृद्धि दर, यह मापती है कि कोई चर कितनी तेजी से बढ़ रहा है, यदि आर्थिक वृद्धि दर है तो यह बताएगी कि कोई अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से विकसित हो रही है, ठीक है ना। और ये तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में पिछली तिमाही की उसकी गणना करके किया जाता है, यानी एक तिमाही में देश का सकल घरेलू उत्पाद होता है उसकी पिछली तिमाही में उसकी गणना करके की जाती है, तो एक तिमाही का उसकी पिछली तिमाही में गणना की जाती है और उससे सकल घरेलू उत्पाद निकाला जाता है, ठीक है ना। और चारों तिमाहियों का औसत वार्षिक वृद्धि दर यहाँ पे दिखाया जाता है। वृद्धि दर में थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय का वह औसत अंश होता है, एक भाग होता है जो हर व्यक्ति प्राप्त कर रहा होता है, और राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित कर ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। ओके चलिए, अब यहाँ पे हमारा जो है दूसरा यूनिट आ जाएगा। ओके राइट, तो यूनिट दूसरा है विकास प्रतिमान। अब विकास प्रतिमान क्या है, तो विकास प्रतिमान के दृष्टिकोण यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे 4 दृष्टिकोण है, बाजार आधारित दृष्टिकोण, राज्य निर्देशित दृष्टिकोण, समावेशी समृद्धि दृष्टिकोण और धारणीय विकास दृष्टिकोण, ठीक है ना। आर्थिक व्यवस्थाएं, पूंजीवाद एवं समाजवाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और विकास के 2 चरण, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जो अर्थव्यवस्था है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना, राइट। तो चलिए फिर इसको भी देख लेते हैं। ओके चलिए, विकास के प्रति दृष्टिकोण क्या है, ठीक है। देखिए, विकास के आर्थिक विश्लेषण विषय यानी विचार पद्धतियों तो विचार विद्यमान दृष्टिकोण को जनरली हम लोग बोलते हैं कि अपना अपना नजरिया है, अपना अपना दृष्टिकोण यानी देखने का नजरिया क्या होता है, तो उसको समझने का यहाँ पे नजरिया क्या होता है। और जितने भी आपको अर्थशास्त्री मिलेंगे यहाँ पे सबके, एडम स्मिथ का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे तो आपको मालूम ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उनके अपने देखने के नजरिए अलग अलग होते हैं, अपने विचार जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, राइट। यही विकास के प्रति एक दृष्टिकोण होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पारंपरिक या शास्त्रीय एवं नव शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों का मानना था कि जो अल्प विकास का प्रमुख कारण है वो पूंजी व श्रम जैसे उत्पादक उत्पादनों की कमी अथवा प्रौद्योगिकी प्रगति का अभाव है, यानी जो देश अल्प विकसित होते हैं जो वो देश कहलाते हैं जहां पे पूंजी व श्रम की कमी तो होती ही होती है, उत्पादन और उत्पादनों की कमी, यानी जो उत्पादन हो रहा है उसमें भी कमी होती है, और साथ साथ में प्रौद्योगिकी यानी कि औद्योगिकरण में भी कमी होती है। प्रौद्योगिकी का विकास, वहां पे टेक्नोलॉजी का विकास ज्यादा नहीं होता है, ऐसे देश अल्प विकास की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना।
केजी विचार पद्धति के अनुसार, अब केजी यहाँ पे मानते हैं, क्या मानते हैं कि अल्प विकास संबंधी समस्याएं सरकारी क्रियाकलाप के विस्तार से हल की जा सकती हैं। तो मार्क्स ने अल्प विकास की समस्याओं को उत्पादन की एशियाई रीत एवं वर्ग संघर्ष के अभाव की दृष्टि से समझाया था। मार्क्सवाद आप जहां भी पढ़ेंगे वर्ग संघर्ष, पूंजीवाद और साथ ही साथ में उत्पादन शक्तियां आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिएगा यहाँ पे पाल बेरा एवं आंद्रे फ्रैंक ने नौ मार्क्सवादी लेखकों ने अल्प विकास की समस्याओं को वैश्विक पूंजीवाद एवं शोषण से बाह्य कारकों की दृष्टि से स्पष्ट किया। अब यहाँ पे हमने पढ़ा क्या, समझिएगा हमने पढ़ा क्या। हमारा जो क्वेश्चन था मैं इसे रेज कर देती हूँ तो आपकी समझ में अब अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। हमारा पहला क्वेश्चन क्रिएट इससे ये हो सकता है कि विकास के प्रति दृष्टिकोण से या विकास के दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं, समझाइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आर्थिक विश्लेषण विषयक आर्थिक विश्लेषण के विचार पद्धतियों से आप क्या समझते हैं, दृष्टिकोण को समझाइए, या विकास के प्रति जो भी दृष्टिकोण हो सभी दृष्टिकोणों को समझाइए, ठीक है ना, या वर्णन कीजिए। तो दृष्टिकोण का मतलब नजरिया होता है और यहाँ पे जो हमने ये पढ़ा है ये नजरिए हैं देखने के, किसके, सॉरी एक क्वेश्चन और बनता है अल्प विकास, क्योंकि अल्प विकास का हम पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन ये बनता है कि अल्प विकास के प्रति कौन कौन से दृष्टिकोण नजरिए हैं, समझाइए, वर्णन कीजिए। तो फिर यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे नजरिए, पहला नजरिया किसका है, पारंपरिक या शास्त्रीय या नव शास्त्रीय अर्थशास्त्री का पहला नजरिया हो गया। ये क्या मानते हैं, ये इनका मानना है कि जो अल्प विकास होता है वो पूंजी व श्रम उत्पादन या प्रौद्योगिकी की जो पूंजी व श्रम की उत्पादन की कमी के कारण होता है और टेक्नोलॉजी की कमी के कारण होता है। प्रौद्योगिकी की जो प्रगति होती है वो बहुत कम होती है यहाँ पे। तो पारंपरिक या शास्त्रीय एवं नव शास्त्रीय अर्थशास्त्री का मानना है। फिर दूसरा दृष्टिकोण किसका है, केजी का। तो जो केजी विचार पद्धति है, जो लोग इसके अंतर्गत आते हैं वो ये मानते हैं कि अल्प विकास संबंधी समस्याएं होती हैं वो सरकारी क्रियाकलापों के विस्तार से यानी सरकारी क्रियाकलापों के माध्यम से हल की जा सकती हैं। तीसरा यहाँ पे मार्क्स का दृष्टिकोण ले लेते हैं। तो मार्क्स ने कहा कि अल्प विकास की समस्याओं को उत्पादन की एशियाई रीतों वर्ग संघर्ष के अभाव की दृष्टि से समझाया था। तो उन्होंने एशियाई रीत एवं वर्ग संघर्ष के अभाव के माध्यम से अल्प विकास को समझाया था। और चौथा पाल बेरन एवं आंद्रे फ्रैंक ने जैसे नौ मार्क्सवादी जो हैं उन लोगों ने कहा कि अल्प विकास की समस्याओं को वैश्विक पूंजीवाद एवं पोषण जैसे बाह्य कारकों की दृष्टि से स्पष्ट किया। तो ये है अल्प विकास या विकास के प्रति क्या दृष्टिकोण है। अगर समझाने के लिए आता है, लिखने के लिए तो आपको 4 दृष्टिकोण रख देने होंगे, हो सकता है कि आगे डिटेल में भी दिया हो, ठीक है ना। ओके, तो आर्थिक विकास के लक्ष्य हासिल करने के लिए अनेक दृष्टिकोण विद्यमान है और जिन्हें उनकी विशिष्ट संस्थागत आधार की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। ओके, चलिए अब बाजार एवं राज्य ऐसी 2 बृहद संस्थाएं होती हैं और जिनमें इन आर्थिक क्रियाकलापों को सरल बनाने की अपेक्षा की जाती है। तो बाजार आधारित दृष्टिकोण एक यहाँ पे हो गया, ठीक है, क्योंकि अभी हमने राइटर के हिसाब से दृष्टिकोण देखे थे कि कौन कौन से मानने वाले क्या मानते हैं। अब यहाँ पर हम जो है स्थूल के हिसाब से यानी कि एक तरह से अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन कौन से दृष्टिकोण होते हैं। तो आर्थिक क्रियाकलाप को सरल बनाने के लिए सबसे पहले बाजार आधारित दृष्टिकोण। अब बाजार आधारित दृष्टिकोण क्या है, तो इस दृष्टिकोण में मानकर चला जाता है कि जो सुविकसित पूर्ण रूपेण प्रतिस्पर्धी बाजारों की दशाओं में संसाधन लागतें न्यूनतम और लाभ अधिकतम करते हुए इष्टतम रूप के प्रयोग किए जाते हैं। बाजार आधारित दृष्टिकोण का मतलब ये है कि बाजार की दशाओं में यानी कि जब भी कोई काम यहाँ पे किया जाता है तो यहाँ पे जो संसाधन लगाए जाते हैं, जो भी यहाँ पे पूंजी लगाई जाती है वो यहाँ पे कम लगता है। श्रम, संसाधन का मतलब क्या होता है, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, जो भी चीजें यहाँ पे लगती हैं वो कम हो लेकिन जो उसका उत्पादन हो वो ज्यादा हो। तो जब संसाधन लागतें यानी कि जो हमने उसमें इन्वेस्ट किया वो कम किया और हमने कमाया ज्यादा यानी लाभ कम मिला, तो संसाधन लागतें न्यूनतम हो गई और लाभ हमारा यहाँ अधिकतम होगा क्योंकि हमने ज्यादा इससे कमाया। तो ये होता है बाजार आधारित दृष्टिकोण, ठीक है। ओके,
तो बिना किसी हस्तक्षेप के पूर्णतः कार्यरत बाजारों को तीव्रतर यानी बहुत तेज संचयन एवं समृद्धि हेतु एक रणनीति के रूप में हम देख सकते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध के काल में जब अधिकांश पूर्व उपनिवेशिक स्वतंत्र यानी पूर्व उपनिवेश के जो राष्ट्र स्वतंत्र हो गए थे, तो उन्होंने अपनी विकास प्रक्रिया में जुट गए थे, यानी अपने देश को विकसित करने में लग गए थे। और इन देशों के बाजारों में गंभीर अभावों का सामना करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था यहाँ की अल्प विकसित थी, और जब आपकी अर्थव्यवस्था अल्प विकसित होगी तो आप अपने देश का विकास नहीं कर सकते। किसी भी देश का विकास उसकी अर्थव्यवस्था से जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो बाजारों का अभाव विशेष रूप से निर्वाह प्रखंडों में देखा जा सकता है। इसे छोड़ दीजिए आप, यानी कि जिनमें कोई भी बाजार नहीं, तो बाजार का होना भी जरूरी होता है, ठीक है ना। और जब एक देश को एक देश के अंदर बाजार नहीं मिल पाता अपने देश के अंदर, तो वो फिर वैश्वीकरण बाजार करने लगता है, यानी बाहर की ओर ढूंढने लगता है, ठीक है ना। तो इनमें अल्प विकसित बाजारों को राज्य द्वारा एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में विकसित करना पड़ा ताकि विकास प्रक्रिया को गति प्रदान की जाए। तो ये पहला हमारा हो गया बाजार आधारित दृष्टिकोण। दूसरा राज्य निर्देशित दृष्टिकोण क्या है, अब ये हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अल्प विकसित देशों में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। क्या क्या मेन कारण होते हैं कि कोई देश जो होता है वो अल्प विकसित होता है, ये कारण है। ये देख लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। पहला निर्वाह कृषि, कमजोर औद्योगिकरण, व्यापक अल्प रोजगार, निम्न आय, बचत, निवेश, निकृष्ट अवसंरचना आदि, ठीक है ना। यानी कि एक राज्य को या देश को अपनी अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाने के लिए इन सभी चीजों में परफेक्ट होना चाहिए। अगर वहां का निर्वाह सिर्फ कृषि बस है, कृषि से हो रहा है, तो वो देश विकसित नहीं हो सकता है। कृषि भी, अगर हमारा भारत देश कृषि देश है, 80% भाग पर जनसंख्या जो है कृषि करती है, लेकिन क्या हो रहा है, अल्प विकसित देशों में आता है, विकासशील देशों में आता है, ठीक है ना। अगर औद्योगिकरण वहां पे नहीं, ये समस्याएं हैं अल्प विकसित देशों की। क्यों कोई देश अल्प विकसित देश होता है, किस कारणों से होता है, तो उसका निर्वाह जो होता है, एक तरह से जो काम होता है वो कृषि के ऊपर डिपेंड हो जाता है। वो औद्योगिकरण जो होता है वो बहुत कमजोर होता है, बहुत नीचे तबके का होता है, टेक्नोलॉजी का यूज वो नहीं करते हैं, पुराने टाइमों में चले आ रहे होते हैं। और रोजगार भी यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो रोजगार बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बेरोजगारी ज्यादा देखने को मिलती है, रोजगार कम देखने को मिलता है, ऐसा होगा, ठीक है। फिर आय भी यहाँ पे निम्न आय भी होती है, लोगों की इनकम जो होती है वो बहुत कम होती है। जब आय कम होती है तो लोगों की बचत नहीं हो पाती है, और जब लोग बचत ही नहीं कर पाएंगे, कुछ बचा ही नहीं पाएंगे, तो निवेश कैसे कर पाएंगे, इन्वेस्ट कैसे कर पाएंगे। तो इनकम ज्यादा होनी चाहिए, इनकम ज्यादा होगी तो हम सेविंग करेंगे तो हम निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो ये तीनों चीजें जो तीनों बिल्कुल नीचे हैं, निम्न है, ठीक है ना। ओके, तो ये मेन चीजें हो गई हैं। तो राज्य हस्तक्षेप के समर्थकों के अनुसार विचार से प्रमुख क्षेत्रों में वांछित आर्थिक परिवर्तन करने चाहिए, ठीक है ना। और ऐसी अनेक अर्थव्यवस्थाएं जो आरंभ में दृष्टिकोण के पक्ष में थी कि सार्वजनिक क्षेत्र निर्देशित समृद्ध रणनीति, उनके बाद से लाल फीताशाही भ्रष्टाचार, यानी कि यहाँ पर सरकार का जो अंकुश एक होता है, लाल फीताशाही भ्रष्टाचार का मतलब ये होता है कि सरकार का जो यहाँ पे अंकुश लगाया जाता है, ठीक है ना। जो सरकार की कुछ नीतियां बनाई जाती हैं, उनकी अकुशलता, उनकी हानियां, इनके आधार पे, इनकी नीतियों की वजह से जो है क्या होता है, लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं, लाभ नहीं पा पाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन तर्कों के आधार पर सामाजिक महत्व के विशेष क्षेत्रों में राज्य की भूमिका घटाने और अर्थव्यवस्था में अवसंरचनात्मक आधार स्थापित करने की दिशा में रुझान देखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य की भूमिका अल्प नहीं होनी चाहिए, विशेषकर स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसंरचना के क्षेत्रों में। तो ये इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको थोड़ा सा देख लिया है कि क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। हो सकता है कि एक ही दृष्टिकोण आपसे पूछ दे कि बाजार आधारित दृष्टिकोण से क्या समझते हैं, राज्य निर्देशित दृष्टिकोण से क्या समझते हैं, ताकि आप उसको लिख सके, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम वही यहाँ पे लिखें, ठीक है ना। ओके, अब देखिए धारणी विकास लक्ष्य SDG, इसके अंतर्गत 17 लक्ष्य रखे गए हैं। तो क्वेश्चन एक क्रिएट हो सकता है कि धारणी विकास के अंतर्गत कौन कौन से लक्ष्य रखे गए हैं, 2-4 पूछते तो माइंड में रखिएगा। शून्य दरिद्रता, यानी गरीबी को 0 कर देना। शून्य भुखमरी को भी 0 कर देना, यानी कोई भूखा न रहे, कोई गरीब न रहे। उत्तम स्वास्थ्य कल्याण,
उत्कृष्ट शिक्षा यानी अच्छी शिक्षा देना, लैंगिक समानता, असमानता ना हो, समानता बनी रहे, जल जो है वो स्वच्छ मिले, ठीक है ना, और जो आप इजी याद कर सके, धारणी शहर एवं समुदाय, ठीक है, जलवायु प्रभाव, जल जीवन, थल जीवन, ठीक है ना, शांति और न्याय की संस्थाएं, ये सब भी हैं जो धारणी विकास लक्ष्यों के अंतर्गत रखे गए हैं। ओके राइट, ठीक है। अब क्या देख लेते क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। विकास के दो चरण, मिश्रित अर्थव्यवस्था, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि सार्वजनिक उद्यम के साथ साथ, ठीक है ना, निजी क्षेत्र जो होती है, सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ में निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होना, यानी साथ में जब ये काम करते हैं वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, जहाँ पे सार्वजनिक उद्यम और निजी उद्यम, निजी क्षेत्र मिलकर काम करते, ठीक है ना। तो ये पूंजीवाद और समाजवाद की प्रमुख विशेषताओं को जो है संयोजित करके मिलाती है, और इसका अर्थ होता है कि स्वहित, अपने हित और लाभ उद्देश्य के साथ पूंजीवादी उद्यम बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र के उत्पादन इकाइयों के साथ साथ अनेक क्रियाकलापों में भी चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था थोड़ा देख लीजिएगा, हो सकता है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उत्तम उदाहरण माना जाता है, और जो कि अपनी स्वतंत्रता प्राप्त के समय से ही इस आदर्श को अपनाता रहा है, ठीक है ना। तो भारत अर्थव्यवस्था जो है क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और जबकि सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र सह अस्तित्व रखते थे, एक साथ ही रखते हैं, एक साथ ही रहते हैं, और क्षेत्रों के बीच संसाधन आवंटन हित केंद्रीय नियोजन तंत्र को एक बड़ी भूमिका सौंपी गई है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जहाँ पे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों साथ में काम करते हैं, ठीक है ना, इनके बीच में संसाधन भी हो, तो संसाधन होंगे तभी ये काम करेंगे, तो इनके बीच में संसाधन का आवंटन यानी संसाधन का बंटवारा जो होता है वो केंद्रीय नियोजन करता है, एक केंद्रीय नियोजन तंत्र होता है, संस्था होती है जिसको एक कार्य सौंपा गया है, ठीक है। तो नियोजन प्रक्रिया के घोषित प्राथमिक उद्देश्य क्या थे नियोजन प्रक्रिया के, तो सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक समृद्धि तथा आत्मनिर्भरता, यानी सबको सामाजिक न्याय हो, सबका न्याय हो, और आर्थिक समृद्धि भी हो, यानी अर्थव्यवस्था भी जो है विकास करे, और आत्मनिर्भरता भी लोगों की बढ़े, ठीक है ना। तो भारत की आरंभिक पंचवर्षीय योजनाओं में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की रणनीति रखी गई, और इसके आर्थिक विकास के लिए एक आधारभूत आधार तैयार किया गया, आधार प्रदान किया गया, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है ना। तो इस नीति के पीछे कुछ विचार थे। विचार क्या थे, मूलभूत भारी जो उद्योग होते हैं, अवसंरचना क्षेत्रों के राज्य स्वामित्व के माध्यम से अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक सशक्त अंश राज्य के हाथों में रखना, और जहां पैमाने की मितव्यताएं आवश्यक ना हो निजी क्षेत्र को काम करने देना। यानी कि अब यहाँ पे केंद्रीय शक्ति का कोई रोल नहीं था, जो उद्योग जहां जिस राज्य में है उस राज्य के उद्योगों पर राज्य का स्वामित्व होगा, राज्य उनके माध्यम से अपने माध्यम से काम कराएगा, और साथ ही साथ में क्या होगा, राज्य चाहे तो उस उद्योग को, उस संस्था को किसको दे सकता है, संरचना को निजी क्षेत्र के हाथ में दे सकता है, ठीक है ना। क्योंकि अब राज्य का अधिकार हो गया है, तो राज्य उस काम को निजी क्षेत्र के हाथ में देकर भी काम करा सकता है, ठीक है ना। ओके, तो इसके पीछे दृष्टिकोण क्या था ऐसा करने का, प्रोत्साहन एवं बाजार क्षमता दक्षता के एक विवेक सम्मत मिश्रण के माध्यम से, यानी जो योजना प्रोत्साहन थी, योजना को प्रोत्साहन देना साथ साथ में, और जो बाजार की दक्षता थी, जो बाजार की दक्षता को बढ़ाना था, इसके लिए ये निर्णय लिया गया कि राज्य के हाथों में शक्ति को देना, और राज्य जो है जरूरी समझने पर, जरूरत होने पर क्या करे, निजी क्षेत्रों को काम सौंप सकता है, ठीक है। तो कृषि के क्षेत्र में उत्पादन निर्णय समांतर सरकार की भूमिका के साथ निजी उत्पादकों द्वारा लिया जाता था, ठीक है। तो कृषि के क्षेत्र में क्या किया जाता था, जो भी उत्पादन निर्णय होता था वो सरकार की भूमिका के साथ निजी क्षेत्रों के साथ भी लिया जाता था, ठीक है। जो सिंचाई की सुविधाओं, विस्तारण सेवाओं, कुछ प्रमुख जिन्सों के व्यापार के माध्यम से सीमित रहती थी। ओके, तो ये हो गया हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण के विषय में कहा जा सकता है कि आयोजन के आरंभिक 4 दशकों के सार्वजनिक क्षेत्र है तो समादेशन शिखर की स्थिति, ये समझ में नहीं आएगा लैंग्वेज, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में कि 4 दशक में जो सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से काम किया गया था, अब यहाँ पर अधिकांश स्थान निजी क्षेत्र एवं बाजार को दे दिया गया है सार्वजनिक क्षेत्र की जगह, ठीक है ना। तो सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र जब मिलकर काम करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। ओके, तो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को देख लिया जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ठीक है। मतलब क्या होता है, भारत ने स्वयं को शेष विश्व के साथ किस सीमा तक एकीकृत किया, यानी विश्व व्यापार बढ़ाना,
दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ाना। अभी इतना हम यहाँ पर देख लेते हैं, अगर इम्पोर्टेंट हो तो इसको हम बाद में लेके आएंगे, क्योंकि आप लोग के जब एग्जाम्स करीब आएंगे तब भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने ही पड़ेंगे। तो अभी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है ना। इसे एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को, जिसमें परस्पर सह अस्तित्व की रीत से सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों के उद्यम जो होते हैं पाए जाते हैं, काम करते हैं। इन दोनों का मिश्रण ही मिश्रित अर्थ, यानी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का मिश्रण ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है, ठीक है। देखिएगा ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। तो आई थिंक्स यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ठीक है। ओके, ठीक है, चलिए। तो ये हो गया। ये संरचनात्मक परिवर्तन, अभी 3 और 4 यूनिट बची हुई हैं, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि भारत में राष्ट्रीय आय में वृद्धि ये है, समृद्धि, क्षेत्रीय समृद्धि परिवर्तन मुझे इतना इंपॉर्टेंट, हाँ भारत में क्षेत्रीय विषमताएं क्या क्या ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 2 यूनिट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हमने ब्लॉक 1 का यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड लिया, नेक्स्ट में हम थर्ड एंड फोर्थ ले लेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया तो, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आपसे फिर मिलेंगे, हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।